नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल बजट हेडक्वार्टर्स में। सोने चांदी के प्राइसेस आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली है। सोने में हमने बहुत ज्यादा उठापटक बनते हुए देखी। एक समय पर सोने में करीबन 5% तक की गिरावट भी दर्ज की गई थी, लेकिन उसके बाद हल्की सी बढ़त के साथ फिलहाल कारोबार बनता हुआ नजर आया और लोज से हमने यहाँ पर प्राइसेस को उठता हुआ देखा। वो आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे। आप देख सकते हैं पॉजिटिव टेरिटरी में अब यहाँ पर सोने के प्राइसेस बनते हुए नजर आए हैं। जहां तक चांदी की बात है, वह एक समय पे भाव यहाँ पर 14-15% तक गिर चुके थे। अब यहाँ पर करीबन 6% की गिरावट के साथ कारोबार, यानी कि अच्छी वॉल्टिलिटी के साथ यहाँ पर हमने ट्रेड होते हुए देखे हैं। लेकिन यहाँ से कैसे किया जाए कारोबार, किस तरह से मार्जिन्स पे नजर रखनी चाहिए, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना भारती, एक्सिस सिक्योरिटीज से देव्या गुगलानी, एंजल वन से प्रथमेश माल्या एंड आनंद राठी के डायरेक्टर नवीन नावथुर। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। वंदना, जिस तरह से हमने यहाँ पर चांदी से शुरुआत पहले कर लेते हैं, जिस तरह से चांदी में मूव्स बनते हुए नजर आए हैं, 4,25,000 का हाई हमने यहाँ पर 29 को बनता हुआ देखा था और उसके बाद आज यहाँ पर 2,20,000 का लो है, यानी आधी होती हुई नजर आई है चांदी 2 ट्रेडिंग सेशंस में। जी मनीषा, और मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा यहाँ पे एक इम्पैक्ट आना बाकी है, अभी डस्ट सेटल नहीं हुआ है इस मार्केट का। और आज जब कॉमिक्स ओपन होगा तो फिर हमें वहां का रिएक्शन देखना काफी जरूरी है। लेकिन इस बीच में मैंने इस डेवलपमेंट में एक चीज देखा है, जो एमसीएक्स गोल्ड और सिल्वर काफी प्रीमियम पे थे, खासकर कि चांदी यहाँ पे 30-35 हजार के प्रीमियम पे थी। अभी मैं कैलकुलेट कर रही थी, ये बिल्कुल अब कम होके आपको माइनस में इनफैक्ट आ रहा है, -237। तो मुझे लग रहा है कि हम जो यहाँ पे हायर प्राइस पे कर रहे थे वो अब हमें यहाँ पे नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक जो रिएक्शंस हैं वो अभी इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में आना मतलब बाकी है। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन अभी यहाँ पे और भी आ सकता है, लगभग 215-220 वाला जो जोन है वो देख सकते हैं। लेकिन अभी जो रिकवरी हुई है वो बहुत एक क्रूशियल रिकवरी है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टेक्निकल लेवल्स वाइज जाना होगा। 82 से ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग होती है तो हम कह सकते हैं कि एक हल्की रिकवरी यहाँ से शुरू हो सकती है। चांदी में थोड़ा स्लो होगा, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकता है। वंदना, क्या राय देंगी आप फ्रेश इन्वेस्टर्स को या फिर जो लोग लॉन्ग करके बैठे थे जिनको निकलने का मौका नहीं मिला? मुझे लग रहा है कि वो हायर लेवल्स अगर जिन्होंने फ्राइडे अगर नहीं निकला है तो वो हायर लेवल्स तो उन्हें यहाँ पे नहीं मिलेंगे और वहां पे उन्हें एग्जिट करना होगा प्रॉफिट में ही। और मार्जिन यहाँ पे बहुत हायर साइड है तो मार्जिन का पैनिक अलग है। उन्हें मैं कहूंगी कि वो आप सेटल करिए, लेकिन यहाँ पे ये भी बोलना मुश्किल है कि आप यहाँ पे आप इसे होल्ड करके चलिए। कोई भी अगर यहाँ पे आप कॉल ले रहे हैं तो आपको इंट्राडे में सेटल करना चाहिए और मुझे नहीं लग रहा है कि अभी हमें उस पे चलना होगा कि यहाँ पे चांदी है तो बाइंग का है। इंट्राडे यहाँ पे रखना होगा, हो सके तो इसे अवॉइड करिए। अगर आपको करना है तो इंट्राडे ट्रेड करिए और ट्रेंड के साथ चलिए। फिलहाल मुझे लग रहा है कि चांदी में एक रिकवरी है और एक रिकवरी जो है वो बहुत ज्यादा तक नहीं, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि एक बार हम 258 वाला जोन आता हुआ देख सकते हैं। ऑलराइट, वंदना, एक वर्स्ट केस सिनेरियो मतलब चांदी का कहाँ सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा? एक तो वो लेवल, और आपको लगता है कि जो ईयर एंड टारगेट्स हैं, ग्लोबल बैंक्स का तो कहना है कि ईयर एंड टारगेट्स अभी भी त्यों के त्यों हैं, नियर टर्म वॉल्टिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन जिन लोगों को लग रहा था कि $6,000 पर आउंस लेवल देखने को मिलेंगे, उनको अभी भी लगता है कि वो लेवल्स देखने को मिलेंगे, गिवन द फैक्ट कि अगले 2-3 क्वार्टर्स यहाँ पर काफी चॉपी रह सकते हैं। तो वर्स्ट केस सिनेरियो नीचे में और आपका ईयर एंड टारगेट। मुझे यहाँ पे लगता है कि फंडामेंटल्स में कोई भी चेंजेस नहीं है और ये करेक्शन फॉर गुड है और थोड़ा इन्फ्लेशन से भी यहाँ पे हम बचेंगे। चांदी में जो गिरावट आई है और वर्स्ट केस मुझे 2 चीज यहाँ पे लग रही है। एक $65 पे काफी ज्यादा पोजीशंस बनी हुई है, उसे हमें ध्यान में रखना होगा कि जो रैली आई है, करेक्शन आया है 2 दिनों में, एक $65 हमें मान के चलना होगा वर्स्ट केस में। और अपसाइड मुझे लग रहा है कि फिलहाल के केस से मुझे लग रहा है कि $100 से 105 वाला डॉलर का एक ईयर एंड वाला हमारा रहना चाहिए। ईयर एंड नहीं, मतलब फर्स्ट हाफ में यहाँ पे कहना चाहूंगी, क्योंकि सेकेंड हाफ में जब एक बार इंटरेस्ट रेट कट का जब साइकिल शुरू होगा वहां पे मुझे लग रहा है कि चांदी को यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। तो मुझे लग रहा है कि दोबारा हम 110 के करीब यहाँ पे जा सकते हैं। वर्स्ट ये $65 का है और अपने बाजार की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 2 लाख के करीब, 2,10,000 के करीब एक यहाँ पे एक सपोर्ट मिलना चाहिए। और अपसाइड में अब मुझे लग रहा है कि 3,25,000 तक जा सकते हैं। और फिलहाल के लिए हमें जो इस साल का मतलब हाई लगा है उससे थोड़ा सा रेजिस्टेंस मान के ही चलना होगा कि वो रेजिस्टेंस एक बन चुकी है 2026 के लिए। ऑलराइट,
नवीन, आपकी क्या सेंस है, किस तरह से आप इस बाजार को देखेंगे? और जिस तरह का कंप्लीट सेल ऑफ हमने मार्केट्स में यहाँ पर आता हुआ देखा, गिवन द फैक्ट कि सिल्वर एंड गोल्ड ईटीएफ्स में जोरदार बिकवाली देखने को मिली, यहाँ से मार्केट कैसा नजर आता है? और आपको क्या लगता है किस तरह की रेंज और ईयर एंड टारगेट्स अब आप लेके चलेंगे? नवीन, आप म्यूट पर हैं। अभी तक कोविड के बाद समझ में नहीं आया कब म्यूट पर है और कब नहीं। सो Manisha, 420 silver touched high just 2 days or 3 days back, 29th of January. I would say that was something of an unreasonably high value for the fundamentals which we are seeing both for gold and silver. But particularly silver is down by around 46% और चांदी जो गोल्ड जो है वो तकरीबन 24% से नीचे है. Friday itself was a change in terms of the markets. So चांदी 1 लाख रुपया पर केजी गिरा और सोने ने भी कुछ कसर नहीं छोड़ी थी. मानना ये है कि मेरा सोचना ये है और हमारा प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी यही व्यू है कि फिलहाल ये प्रॉफिट बुकिंग है. द मार्केट्स वर नीडिंग अ न्यूज and the news has come in terms of having the Fed chair nomination of Mr. Kevin Walsh. हॉक है वो, इन्फ्लेशन हॉक है और मुझे लगता है कि ब्याज दरें जो हैं वो कम नहीं करेंगे. एंटिसिपेशन ये था कि द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस वुड नॉमिनेट समबडी who would be dovish in terms of monetary policy, which means कि जो monetary policy है वो loosened रहेगी. पर लेकिन हमने उसके बाद इसीलिए ये देखा कि जो डॉलर में तेजी आई वो एक इम्पैक्ट करा और प्रॉफिट बुकिंग बहुत हद तक इम्पैक्ट करी बोथ गोल्ड एंड सिल्वर. आज का जो भाव है तकरीबन 2.5 लाख पर केजी फॉर द मार्च कॉन्ट्रैक्ट ऑन सिल्वर एंड जहां तक गोल्ड की बात है वो तकरीबन 1,46,000 1,47,000 पर 10 ग्राम्स के आसपास है. कंसोलिडेट होना चाहिए. वंदना की बात से मैं वाकिफ हूँ कि कंसोलिडेट होना चाहिए तो वी शुड वेट ऑन द साइड लाइन्स टिल द मार्केट सेटल्स. बिल्कुल ठीक बात है कि आज कॉमिक्स खुलेगा, ऑल्दो आवर मार्केट्स वर ओपन ऑन संडे एंड हम सुबह से देख रहे हैं मार्केट में जो गिरावट आई है हमने कल भी देखी थी जो गिरावट आई थी, बट दैट इज डिस्काउंटेड एनीवे. Now, how the COMEX behaves with respect to both gold and silver, and I think there would be a downward pressure for both these commodities in the evening session today. So, overall trend for a medium term or intermediate term means I would say short to medium term is little negative, but positive on a long term basis. But I would still say that I would bet gold on the positive than the silver. But कंसोलिडेट होगा गोल्ड अबाउट 1,20,000 1,25,000 के आसपास और चांदी मुझे लगता है तकरीबन 2 लाख के आसपास, 5,000 10,000 ऊपर नीचे कंसोलिडेट होना चाहिए. लेट द मार्केट्स कंसोलिडेट, टेक अ ब्रीथ एंड देन टेक द पोजीशंस फ्रॉम देयर ऑन. बट पॉजिटिव है, मतलब कि जो फंडामेंटल्स हैं वो दोनों कमोडिटीज के लिए अभी भी पॉजिटिव ही है. ऑलराइट, यानी कि कुछ बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है. 2 लाख के स्तर शायद आप चांदी में देख पाएंगे, लेकिन खरीदारी के मौके वहां पर फिर से उभरते हुए नजर आएंगे. प्रथमेश, एक और चर्चा जो हमने पिछले 2-3 दिन में यहाँ पर लगातार की है वो ये है कि 60-65% मार्जिन के साथ काम क्यों किया जाए, फिजिकल चांदी ना खरीद ली जाए. से ये पैनिक होता है, फोर्स लिक्विडेशन होता है एंड ऑल ऑफ थिंग्स दैट हैपन अक्रॉस मार्केट्स, तो ये तो होना ही है. तो आपका सवाल सही है कि ये फिजिकल चांदी खरीद ले रादर देन गिविंग मार्जिन्स, पूरा मार्जिन्स देके क्यों ट्रेड करे. सो यस, डेरिवेटिव्स का एक्सपोजर इसलिए है जहाँ पे आप लेवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो फायदा जो है वो खत्म हो जाता है. बट दिस इज अ टेम्पररी फेनोमेन. आई थिंक मार्केट्स पैनिक में है, फोर्स लिक्विडेशन हुआ है, मार्जिन्स बढ़े हैं, ऑल ऑफ दिस नीड्स टू फैक्टर इन और मेरे ख्याल से मार्केट सेटल होते ही वापस इट वुड बैक टू नॉर्मल सिनेरियो. और आपकी क्या सेंस है, आपको लगता है, काफी लोगों का ये मानना है कि ठीक है केविन वॉश एक चीज है, लेकिन जिस तरह से मार्जिन लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं उसका भी एक इम्पैक्ट मार्केट्स पे है, इन सेंस कि जो वीकर हैंड्स हैं, रिटेल है, वो बाजार से निकलते हुए दिखे. आई थिंक कमोडिटीज में अगर आपको पोजीशन बनाए रखना है तो लिक्विडिटी जो है वो कंसिस्टेंटली आपके पास फ्लश विद अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. और यहाँ पे
बिकॉज भाव कंसिस्टेंटली गिर रहे हैं, आपको मार्जिन कॉल्स आए हैं, और बिकॉज ऑफ फोर्सेबल लिक्विडेशन आपको यहाँ पे तकलीफ हो रही है। बट आई थिंक जैसे जैसे कंसोलिडेशन होगा, वापस स्टेबिलिटी आएगी, और अकॉर्डिंगली आपको मोमेंटम वापस वैसे ही तेज होगी। और आपका क्या सेंस है, कहाँ मिलेगा चांदी को सपोर्ट और आपके लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हैं? आई थिंक 2 लाख 20,000 के बीच में समवेयर इट्स टू स्टेबलाइज नीचे की तरफ, और ऊपर में बिकॉज ओवरऑल एक दिन में फंडामेंटल्स तो चेंज नहीं होते हैं, तो फंडामेंटल्स स्टिल रिमेन इंटैक्ट, ईवी स्टोरी स्टिल रिमेन इंटैक्ट, एंड रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स विद रिगार्ड्स टू टैरिफ, ईरान एंड होस्ट ऑफ जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स स्टिल रिमेन। तो यहाँ पे गोल्ड में भी वापस स्टेबिलिटी आने के बाद एक वापस मोमेंटम बिल्डअप हो सकता है। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये रैली मिस करी है। फोमो स्पेसिफिकली हाईली यूज्ड वर्ड है, तो वो अभी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जाए। वेल एब्सोल्युटली, यानी कि कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर और भी आ सकती है। फंडामेंटल्स में चेंज नहीं है, लेकिन जो स्पेकुलेटिव मनी है, फ्रॉथ है, वो शायद बाजार से अब निकलता हुआ नजर आएगा यहाँ पर। दिव्या, आपका क्या सेंस है, आपको क्या लगता है यहाँ से किस तरह का ट्रेड देखने को मिल पाएगा? ग्लोबल ट्रेड है, कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर काफी क्लियर आते हुए देखी है। एक सेल ऑफ जो यहाँ पर न्यूयॉर्क मार्केट से स्टार्ट हुआ और हमने एशिया और आज यूरोप में भी बनता हुआ देखा। गुड इवनिंग। ओवरऑल में बात करूँ तो सिल्वर में ऑलरेडी काफी ज्यादा फ्रॉथ बन गया था। जिस हिसाब से रैली आई थी प्राइजेस में, सब लोग एक टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, मे बी 3.5 लाख का जो लेवल है, 4 लाख का जो लेवल है, मे बी ईयर एंड तक आएगा, पर एक ही महीने में आके देखने मिली थी। तो जो फ्रॉड डेवलप हुआ था सिल्वर में, वो भी काइंड ऑफ सेटल डाउन हो चुका है। और जिस हिसाब से सीएमई में मार्जिन बढ़े थे, एमसी के अंदर मार्जिन बढ़े थे, तो लिक्विडेशन एक्सपेक्टेड था कि इस हिसाब का सेल ऑफ आ सकता था। और मैं अगर करंट लेवल्स की मैं बात करूँ तो नो डाउट फंडामेंटल्स एज ऑफ नाउ इंटैक्ट ही है, पर मेरे हिसाब से $65 to $60 का लेवल अगर आता है तो वो एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जिसने भी ये रैली मिस की हुई है। तो मे बी एमसीएक्स में अगर 1,80,000 2 लाख के आसपास रेट आता है तो वहां पे हम वापस से री एंट्री कर सकते हैं। और मैं रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो एज ऑफ नाउ $86 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है। अगर प्राइजेस के ऊपर सस्टेन देखने होते हैं तो मे बी एक शॉर्ट करिंग रैली हमें देखने मिल सकती है अप टिल $90 to $92। ऑल राइट, यानी कि नीचे में $60 से $65 प्रति आउंस तक चांदी यहाँ पर जा सकती है, जो कि 1,80,90,000 2 लाख तक के लेवल्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बाय द ईयर एंड एक खरीदारी यहाँ पर फिर से लौटेगी और चांदी यहाँ पर 3-3.5 लाख के लेवल्स आपको फिर से दिखा सकती है। वेल, ये तो बात चांदी की हुई, जहाँ पर काफी कॉशियस ट्रेड्स बताए गए हैं। लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे सोने की, क्योंकि यहाँ पर भी ऑल टाइम हाई से करीबन 24% की गिरावट हम देख चुके हैं। यहाँ से क्या करें बताएंगे आपको याद दिला दें कि सोने में भी अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। इस साल की शुरुआत $4,300 के आसपास से हुई, उसके बाद हमने $5,600 का ऑल टाइम हाई बनाया। और अगर आज की बात करें तो 4,600 के हम नीचे प्राइसेस लुढ़कते हुए नजर आए, यानी कि $1,000 प्रति आउंस की गिरावट 2 दिन में यहाँ पर देखने को मिली है। और जो चार्ट आपकी स्क्रीन पे है वो आपको दिखा रहा है कि जो ऑल टाइम हाई सोने का बना था 1,80,000 का, वहां से लगातार हर दिन गिरावट देखने को मिली और आज का लो 1,37,000 का है। यानी कि अच्छी खासी मुनाफा वसूली पिछले 3-4 सेशंस में ऑल टाइम हाईज के बाद हमने यहाँ पर सोने में भी आते हुए देखी है। नवीन, गोल्ड में भी आपने कहा कि नियर टर्म वॉल्टिलिटी है, प्राइसेस और गिर सकते हैं, खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। क्या लेवल्स की बात करेंगे यहाँ पर? मनीषा, $5,595 टर्म्स में और रुपी में अगर बात करें तो 1,90,000 के आसपास हमने गोल्ड की प्राइस देखे थे। 3 दिन पुरानी ही बात है, मींस इट्स नॉट अ फार अवे स्टोरी व्हिच वी हैव सीन, बट यस, प्रॉफिट बुकिंग आई है मार्केट्स में एंड करंटली एट अराउंड $4,700 एंड आई थिंक एज आई सेड, एक तो डॉलर का क्वेश्चन रहेगा। अगर डॉलर अप्रिशिएट होता है तो वो मुनाफा वसूली और हो सकती है, डाउनवर्ड ट्रेंड कैन कंटिन्यू, बट एट द सेम टाइम द सेंट्रल बैंक बाइंग, मनीषा, द गोल्ड ETFs आर बाइंग हेविली। सो लास्ट 3 साल का अगर आंकड़ा देखें तो सेंट्रल बैंक हैज बॉट अबाउट 1,000 tons every single year. The exception is 2025 when they only bought 863 tons. Even if you see the numbers of the global ETFs, that has gone up from $380 billion to approximately $510 billion. So overall trend बहुत positive है. Financialization, and एक बात तो लोगों को पता चल गया कि अगर मार्केट के हालात सही नहीं है तो गोल्ड एंड सिल्वर ही हमें बचा सकते हैं दोनों तरफ, in terms of returns to minimize the losses on the equity side, but at the same time there are
tendency is to be on the downside too. So overall trend positive है मनीषा. मेरा मानना ये है कि तकरीबन 1,20,000 और 1,25,000 पे स्टेबल होना चाहिए गोल्ड के प्राइसेस पर 10 grams. And the upside move, therefore, immediately I can't say much, but then the upside move looks over a period of a year to an about 1,55,000 for 10 grams on the MCX. But 20-30 हजार की तेजी इस साल देखी जा सकती है, subject to that the conditions, the geopolitics and everything stands as where they are. For a short-term trader, buy on the dips at around 141 or so. Look for the target at around 1,51,000, 1,52,000 and put a stop loss at around 1,37,000. यही चीज़ एग्जैक्टली फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कही आज जब वो अपने रिपोर्टर्स को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि ग्लोबल अनसर्टनिटी है और इसीलिए सोने में खरीदारी यहाँ पर है क्योंकि बाकी एसेट क्लासेस ने उस तरह के रिटर्न्स नहीं दिए हैं। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सेंट्रल बैंक बाइंग यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग रही है और जो ये मुनाफा वसूली देखने को मिली है, जो गिरावट आई है सोने में, शायद सेंट्रल बैंक्स यहाँ पर और भी खरीदें। प्रथमेश, आप कैसे देखते हैं गोल्ड के प्राइसेस को? आपको क्या लगता है, क्या वॉच करना चाहिए? नया फेड चीफ यहाँ पर बहुत जल्दी आ जाएगा, वो एक वाइल्ड कार्ड है, जियोपॉलिटिक्स एक दूसरा वाइल्ड कार्ड है, लेकिन गोल्ड प्राइसेस पे क्या सेंस? आई थिंक जैसे आपने कहा कि फैक्टर्स अभी भी वही है, वहां पे कोई चेंजेस नहीं है, तो रिस्क फैक्टर अभी भी पर्टिनेंट है। तो इन दैट केस ये जो रिस्क प्रीमियम है वो धीरे धीरे बिल्डअप होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहे हैं मार्केट सेटल डाउन होने का, कंसोलिडेशन होने का। तो कहीं ना कहीं अगर मैं डॉलर टर्म से बात करूँ तो 4,200 4,150 ये स्टेबलाइजेशन जोन रहेगा। रुपी टर्म्स में अराउंड 1,20,000 1,15,000 के बीच में ये जोन है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन रहेगा। वापस अपसाइड में अगर आप एक साल का पर्सपेक्टिव रखते हैं तो कहीं ना कहीं 1,55,000 1,60,000 कहीं दूर नहीं है। ऑलराइट, तो 115 120 नीचे में और 155 160 ऊपर में खरीदारी डिप्स पे अभी भी यहाँ पर लगातार बनती है। क्लियरली जो स्पेक्युलेटिव मनी है वंदना, वो यहाँ से निकलती हुई नजर आई है। फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं है, तो जो ओल्ड बायर्स हैं, जो ओल्ड हैंड्स हैं, जो बिग मनी है, जो मैच्योर मनी है, वो यहाँ पर लगातार रहेगी। मुझे लग रहा है कि मनीषा ये मार्केट रिसेट हो रही है। यहाँ पे एक हम रिसेट बटन दबाते हैं, शायद ये है यहाँ पे बुलियन काउंटर में, और जो यहाँ पे ट्रेडिशनल बायर्स है वो रहेंगे और ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। थ्रू आउट 2025 हम लोगों ने सिर्फ ये सुना है कि हमें मौका नहीं मिला एंटर होने का, ये मौका है। और मुझे लग रहा है कि केविन यहाँ पे आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन जो कहते हैं ना ट्रम्प कार्ड, वो तो ट्रम्प खुद है यहाँ पे गोल्ड के लिए। तो जब तक उनका ये कार्यकाल है, मुझे लग रहा नहीं है कि गोल्ड यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे गिरेगा। सेंट्रल बैंक्स यहाँ पे बाइंग करते रहेंगे और फेथ जो है ना, अनक्वेश्चनेबल एक करेंसी थी डॉलर, अब वहां पे क्वेश्चन उठ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा गोल्ड को ही मिलेगा। $4,300 $4,400 एक मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन जोन है। मैं कैलकुलेट कर रही थी, ये हमारे यहाँ अगर हम प्रीमियम ना डाले तो ये कहीं ना कहीं आपको आ रहा है 1,34,000 वाला। मुझे लग रहा है कि 1,34,000 35,000 और फिबोनाची पे भी टेक्निकली भी ये लेवल्स बन रहे हैं, वो एक बढ़िया लेवल है जहां तक कि यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि ये डाउन साइड जा सकता है। हालांकि मार्केट ने यहाँ से एक रिकवरी अच्छी दिखाई है, मुझे लग रहा है कि वो एक बेस केस होगा गोल्ड के लिए। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बारी 1,55,000 तक जा सकता है। तो टेम्पररी यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन में हो सकता है गोल्ड, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो इसका ट्रेडिशनल जो क्वार्टर होता है, जो स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है अक्टूबर वाला, जो लास्ट क्वार्टर है, वहां पे आते आते गोल्ड एक बार फिर से जो है वो आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। और हर करेक्शन पे मुझे लग रहा है कि बाइंग यहाँ पे निकल के आएगी, चाहे ETF हो चाहे वो फिजिकल हो, क्योंकि ये जो क्रैश आया है ना, इसमें लोग निकलने की नहीं सोच रहे हैं। जितनी भी क्वेरीज आ रही हैं हमें, वो ये क्वेरीज आ रही हैं कि हम कहाँ पे एंटर करें, अभी करें या थोड़ा वेट करें। मींस कि बायर्स जो है वो रेडी हैं। जी हाँ, जिस तरह की मुनाफा वसूली आई है, काफ़ी सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या सोना खरीदने का ये सही समय है इन्वेस्टमेंट के तौर पर या ज्वेलरी के तौर पर। स्पेशली इंडियन मार्केट्स में तो बायर्स हमेशा हर समय यहाँ पर रहते ही हैं। MCX पे अगर ट्रेड करना हो तो 20% का मार्जिन, इनिशियल मार्जिन है यहाँ पर। चांदी के मुकाबले काफ़ी कम, लेकिन चांदी की जिस तरह की वॉल्टिलिटी रही है वो शायद हमने सोने में इन एनी केस इन दैट सेंस तो बनते हुए देखी भी नहीं है। दिव्या, आपका क्या सेंस है, किस तरह से देखेंगे आप गोल्ड को यहाँ पर? करंट जो वॉलेटाइल मूव्स है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मे बी 1-2 वीक में प्राइसेस भी सेटल डाउन हो जाएंगे, तो उसके वजह से मार्जिन जो है प्राइसेस अभी एज ऑफ ना एक्सचेंज में वो भी थोड़ा कम हो जाएगा, तो वापस से इन्वेस्टर या रिटेलर्स है वापस से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और केविन वॉश का जो अपॉइंटमेंट है, जो न्यूज था, ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंट हो चुका है, काफी ज्यादा में करेक्शन देखने मिल चुका है प्राइसेस के अंदर। अभी जो नेक्स्ट इवेंट है, ये वीक में ट्राइलेटर टॉक्स होने वाले बिटवीन USA, रशिया एंड यूक्रेन,
तो उस पे वो सबकी अपडेट रहेगी। अगर वहाँ पे कुछ निकल के आता है तो मे बी हमें और करेक्शन देखने मिले। अगर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं होगा तो मे बी प्राइसेस में अच्छी खासी रिकवरी वापस से आ सकती है। मेरे हिसाब से जो भी इन्वेस्टर है जिसको फ्रेश बाइंग करनी है, मे बी वो $4,400 के आसपास अगर रेट्स आते हैं कॉमेक्स में, तो वहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। MCXC में बात करूँ तो एनीवेयर बिटवीन 1,30,000 to 1,35,000 इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट गोल्ड। टारगेट हम ईयर एंड में 1,55,000 to 1,60,000 का देख सकते हैं। प्रथमेश, जिस तरह से हमने चांदी में वॉलेटाइल मूव्स आते हुए देखे हैं और अब यहाँ पर ऑफ कोर्स मुनाफा वसूली भी है, आपको लगता है कहीं ना कहीं चांदी का गेम या वॉलेटिलिटी या जिस तरह का यूफोरिया था वो अब शायद खत्म होता हुआ नजर आया है? सीरियस प्लेयर्स को सोने की तरफ वापस लौटना चाहिए? आई थिंक कहीं ना कहीं आप अगर इंडियन कंज्यूमर्स की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर में अगर चूज करने की बात है तो इंडियन कंज्यूमर गोल्ड को प्रेफर करता है। तो इन दैट सेंस यस, गोल्ड फेवर होगा इन कंपैरिजन टू सिल्वर। सिल्वर की वोलेटिलिटी जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स बेयर नहीं कर पाएंगे, और अगर वापस वैसे ही मूव्स आने लगे प्रोबेबली इफ नॉट नाउ 6 मंथ्स के बाद, तो रिटेल इन्वेस्टर पॉसिबली यहाँ पे लॉसेस कर सकता है अगर बाय साइड में पोजीशंस बना के रखे हैं तो। बट मेरे ख्याल से आप गोल्ड और सिल्वर में पिक करने की अगर बात करें तो गोल्ड में अपर हैंड रहेगा इन कंपैरिजन टू सिल्वर। और क्या परसेंटेज टर्म्स में से डिवाइड करेंगे आप या एलोकेट करेंगे? क्या सवाल था, सॉरी? प्रथमेश, मैं आपसे पूछ रही थी किस तरह से एलोकेशंस करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर में अब यहाँ पर? अगर 100 रुपीज मेरे पास है तो मुझे अराउंड 60-65% में गोल्ड रखूंगा, 35 में सिल्वर। नवीन, आप क्या करेंगे? I would do 80 gold, 20 silver. वंदना? मैं 60-40 रखूंगी। एंड 60 गोल्ड 40 सिल्वर। गॉट दैट। मेरा भी सेम होगा, 60% गोल्ड 40% सिल्वर। ऑल राइट, 2025 की शुरुआत में ये काफ़ी ऑपोजिट था, चांदी की तरफ ज़्यादा झुकाव था, चांदी ने उस तरह के रिटर्न्स भी दिए हैं, लेकिन जिस तरह से चांदी ने वॉलेटिलिटी दिखाई है क्लियरली शायद वो काफ़ी हद तक इसको प्ले आउट कर चुकी है। अब 2026 की जहाँ तक बात है, हमारे सभी एक्सपर्ट्स मानते हैं सोना बेहतर निवेश है, बेहतर रिटर्न्स भी देगा, कम रिस्क भी है, और जिस तरह का पोर्टफोलियो एलोकेशन सोने चांदी के बीच में हमारे एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, काफ़ी क्लियर है कि यहाँ पर सोना बेहतर चॉइस रह सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर आज जुड़ने के लिए और वो मुश्किल समय में किस तरह से कारोबार किया जाए वो समझाने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय, मुझे दीजिए इजाजत। हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।